आपने वोट चोरी की है, आप वोट चोर हैं। आपने जो है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके जो है ये सारी गड़बड़ी की है कि आप जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी आपको जिताने के लिए जो है दिल्ली से ये सारा कर रहे हैं कि आपने उनको जो है अंदर जाने भी नहीं दिया इलेक्टोरल ऑफिस के वहाँ। देखिए, जो अंदर जाने की बात वो कर रहे हैं तो उसका मैं जवाब अभी नहीं दूंगा। आपको 4-5 हज़ार वोट लिया और फिर आप कहते हैं मैं मोदी से मुकाबला करूंगा। तो आपने भी जो है भाजपा का वोट लिया, आपका भी वोट कम हो सकता है। आप कांग्रेस को वोट डालो तो जाता बीजेपी को है। तो जब मैं पहुंच गया था फिर मैंने आते ही मैंने गुंडागर्दी की, अंदर जाके हल्ला गुल्ला किया और जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग और जिसकी शायद का सबसे महान आदमी मैं हूँ, दुनिया का सबसे पवित्र आदमी मैं हूँ, दुनिया का सबसे शुद्ध आदमी मैं हूँ। के साथ कश्मीर को नज़रअंदाज केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन जम्मू को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया था। नमस्कार, अर्थ न्यूज़ पॉडकास्ट के इस नए एडिशन में आपका स्वागत है। और पहले एपिसोड को जो आपने प्यार दिया, हम उसके लिए आपके बड़े आभारी हैं। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उधमपुर के बारे में। उधमपुर की पॉलिटिक्स इस टाइम सुर्खियों में बनी हुई है। इस सुर्खियों का जो कारण है वो है वहाँ के जो चनैनी के जो एमएलए हैं उनका दोबारा से जीतना एमएलए की इलेक्शन। बड़ा अचंभा सा लगेगा इस वर्ड का यूज़ करना कि दोबारा से जीतना, ये उन्हीं से समझेंगे। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में हमारे साथ हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, जब मैं बात की तो उधमपुर सिटी से भी कई बार एमएलए रह चुके हैं। 35 साल का इनका पॉलिटिकल करियर है और उस करियर में ये मेरी उम्र के बराबर का करियर है। और ऐसे शख्स के साथ बैठना मेरे लिए भी एक बड़ी ही अच्छी बात है और मेरे लिए सीखने के लिए लगता है शायद से इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। बलवंत जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। ये हमारा दूसरा अंक है और आपके साथ बैठना मुझे काफ़ी ही अच्छा लग रहा है इस एपिसोड में। आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें मौका दिया, आपका धन्यवाद। नहीं, आपका मौका तो बनता था। इस टाइम चर्चाओं में, सुर्खियों में जो है उधमपुर चल रहा है, हम देख रहे हैं और रीज़न आपको मालूम है। उस न्यूज़ पे हम बाद में आएंगे। पहले एक छोटी सी मैं चाहूँगा कि क्योंकि ये पॉडकास्ट है, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए हैं, 35 साल का आपका पॉलिटिकल करियर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा, क्या आपका जो एक्सपीरियंस रहा इस 35 साल में, किस तरह से शुरू किया, वो थोड़ा सा आप एक ब्रीफ कर देंगे अगर हमारी जनता को तो। हाँ आशीष जी, लगभग 11th क्लास में जब स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट लीडर हमने स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद कॉलेज, हमारा डिग्री कॉलेज था, वहाँ पे हम एज ए प्रेसिडेंट भी मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने वहाँ पे। फिर उसके बाद एक एनजीओ के माध्यम से हम लोगों के तक आउटरीच हमारी हुई और लगातार संपर्क में लोगों के साथ बने रहे। फिर 96 का चुनाव जो है वो मैंने लड़ा, लेकिन मैंने कभी भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस वाली पॉलिटिक्स में आऊँगा। मुझे समाज सेवा में इंटरेस्ट था, सोशल जो एज ए एक्टिविस्ट काम करता था उसमें मज़ा आता था, तो इसमें कभी अंदाज़ा नहीं था। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे। अचानक जो है 96 में चुनाव, मतलब चुनाव काफ़ी, जैसे ये भी 10 सालों बाद चुनाव हुए, तभी 10 साल बाद चुनाव हुए। बिल्कुल। तो भीम सिंह जी को किसी ने बताया होगा, लड़का एक्टिव है, स्टूडेंट लीडर है, तो इसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप चुनाव लड़ना चाहते हो। तो मुझे आइडिया नहीं था कि चुनाव क्या मुझे शायद तब तक वोट भी नहीं करा था मैंने कभी किसी को, तो वोट मेरा बना भी नहीं होगा। उससे पहले मेरी भी लगभग 25 प्लस एज थी उस टाइम। तो मैंने अपने लोगों को मशवरा लिया कि क्या करना चाहिए। अपने दोस्त जो ग्रुप थे तो उन्होंने कहा लड़ना चाहिए, तो हमने लड़ लिए। तो लड़ तो ऐसा था कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारी जो विधानसभा की बाउंड्री कौन सी है। कई बार हम चुनैनी वाले पोर्शन में चले जाते थे, फिर वहाँ अपनी बात रखी तो लोगों ने पूछा, भैया जी इलेक्शन कहाँ से लड़ रहे थे? हम उधमपुर से लड़ रहे हैं। कहते भाई साहब ये तो चुनैनी में आ गया आप। कई बार उस साइड चले गए तो रियासी वाले पोर्शन में पहुँच जाते। कहते जी चुनाव कहाँ से लड़ रहे? कहते जी उधमपुर से। हम तो रियासी, आप तो रियासी में आ गए हैं। तो हमें बाउंड्री का भी आइडिया नहीं था, तो हमें कुछ आइडिया नहीं था। तो लेकिन चुनाव लड़ा, वो हमारे पास वही 18-20 दिन का या महीने का समय होगा। तो मुझे कोई मतलब ना उस टाइम पार्टी का कोई कार्यकर्ता था वहाँ, ना वर्कर था, ना मुझे आइडिया था। तो 500-700 वोट हमें मिल गया। तो लेकिन उसके बाद मेरा एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया और उस पर बाद हमने सोचा कि आप चुनाव लड़ेंगे और कंटेस्ट टू विन। अब वो कंटेस्ट करेंगे जीतने के लिए, अब सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। फिर 2002 में चुनाव लड़ा और उसमें लगभग 10,000 के मार्जिन से चुनाव जीता। और बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें ये था कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपया था जब मैंने चुनाव कंटेस्ट करा। तो जब इलेक्शन जीत के तो 1 लाख रुपये मेरे अकाउंट में तब भी था, यानी कि एक सिंगल पैनी भी मुझे खर्चा नहीं करना पड़ा। सभी लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया। तो इसी तरीके से आगे फिर 2008 में भी चुनाव जीते हम। फिर 14 का चुनाव में लूज़ कर गए।
तो अब 24 में दोबारा लोगों ने मौका दिया, चूँकि 10 साल बाद चुनाव हुए हैं। तो लेकिन हमारा एक, जब भी मैं वहाँ काम करता था तो मैंने कभी एज ए विधानसभा ही नहीं काम किया, मैंने एज ए डिस्ट्रिक्ट काम किया। और पिछली पार्टी में थे तो उसमें स्टेट का भी मेरे पास 10-12 साल जिम्मेदारी है, तो स्टेट लेवल पे भी हमने खुल के काम किया है। बिल्कुल, हम आपका सोशल मीडिया फॉलो करें तो हम देखते हैं किस तरह से जो आप पब्लिक आउटरीच आपकी बड़ी ज़्यादा है, आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिवेट रहते हैं। और काफ़ी हमने देखा जो है काफ़ी कम नेता हैं सोशल मीडिया पे जो शायद आपसे कम्पीट कर पाएँ इस मुद्दे के ऊपर अच्छी तरीके से। मैं कहूँगा आउटरीच के बारे में, वायरल वीडियोज़ और उसके बारे में नहीं कह रहा, मैं आउटरीच के ऊपर बात कर रहा हूँ। और दूसरा हम देखते हैं कि आपने सोशल एक्टिविज़म की बात की, हम आज भी देख रहे हैं आप किस तरह से उधमपुर में चाय लंगर का एक जो है आयोजन नित जो है सुबह आप करते हैं। और कोई वीडियोज़ भी हमने देखी, आप खुद चाय भी बना रहे होते हैं और वो जाके लोगों को जाके जिनको लंगर देना उनको लंगर सेवा भी करते हैं। ये एक पॉलिटिशियंस जो मेरा इस मुद्दा जो है ना अगला वो इसी पे है, लिहाजा एक पॉलिटिशियन का लिहाजा क्या होना चाहिए, एक इंसान का लिहाजा क्या होना चाहिए उसके ऊपर। क्योंकि हम आजकल जो चर्चाएं देख रहे हैं, पहले हमने देखी किस तरह से डोडा ईस्ट के जो एमएलए जिन पे अभी पीएसए लग चुके हैं उनके लिहाजे को लेके बड़ी बातें हुई कि उनके बात करने, उन्होंने जो चॉइस ऑफ वर्ड्स थे वो कितने गलत थे। दूसरी हम बात कर रहे हैं आपके ऑपोजिशन में जो खड़े हैं, जो कभी आपके साथ हुआ करते थे, एक ही पार्टी में आपके चेयरमैन और आप स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनके बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं। कल जिस तरह से हमने देखा कि जो आपके जो इलेक्टोरल ऑफिस के बाहर जो पूरा एक हजूम था, हम देख रहे हैं इंटरव्यू भी काफ़ी दिए और कई यहाँ पे इल्ज़ाम भी लगे। आप पे इल्ज़ाम लगा कि आपने वोट चोरी की है, आप वोट चोर हैं। आप पे इल्ज़ाम ये भी लगा कि आपने जो है इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के जो है ये सारी गड़बड़ी की है। आप पे ये भी इल्ज़ाम लगा कि आप जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी आपको जिताने के लिए जो है दिल्ली से ये सारा कर रहे हैं। और ये भी इल्ज़ाम लगा आपके ऊपर कि आपने उनको जो है अंदर जाने भी नहीं दिया इलेक्टोरल ऑफिस के वहाँ पे। फिर तो ये तो गड़बड़ वाली बातें हैं सारी की सारी, आप पे इल्ज़ाम लग रहे हैं मनकोटिया साहब। देखिए, जो अंदर जाने की बात वो कर रहे हैं तो उसका मैं जवाब अभी नहीं दूंगा, मैं थोड़े दिनों बाद दूंगा। इस चुनाव में देखो, मैं तो अपने जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। और इसका डंका पूरी दुनिया में बजता है। भारत के जो है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का पूरी दुनिया में चर्चा है। और इस सेट को, इस जो मैसेज जो हमारा पॉजिटिव है, इसको देश के अंदर की कुछ ताकतें हैं, राहुल गांधी और उनके अलायंस पार्टनर, जिसमें वो मेरे जो काउंटर पार्ट जिन्होंने चुनाव मेरे खिलाफ लड़ा और 16,000 वोट से हारे, तो वो भी उनके अलायंस पार्टनर हैं। तो वो देश के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहते हैं कि देश को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए कि वोट चोरी होते हैं इस देश के अंदर, रिगिंग होती है या कानून व्यवस्था नहीं है। इस तरीके का वो माहौल एक तैयार करना चाहते हैं। लेकिन बुरे तरीके से उनके पूरे अलायंस पार्टनर को बुरे तरीके से लोगों ने डिफीट दी है। अगर मेरे जो काउंटर पार्ट हैं, अगर इनकी बात करें, ये तो चर्चा करते हैं जी हमने ये चुनैनी में, तो इनको तो 5-6 हज़ार वोट ही मिला। अब कहेंगे कैसे वही 32-35 मिला है। तो कांग्रेस का वोट भी आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों को निकाल दे तो कितना वोट है? आपको 4-5 हज़ार वोट लिया और फिर आप कहते हैं जी मैं मोदी से मुकाबला करूंगा। तो मोदी जी दुनिया के चीज में आपको काउंटर भी किया जा सकता है कि आपने भी जो है भाजपा का वोट लिया, आपका भी वोट कम हो सकता है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं तो भाजपा का हूँ। मैं थोड़ी कहा कि मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा है, तो मैं भाजपा का हूँ, तो भाजपा का वोट मुझे पड़ा है। मैंने नहीं कहा कि मुझे भाजपा ने कोई वोट नहीं दिया और मैं अपने दम पे बना हूँ। कभी मैं कहीं कोई मेरी एक स्टेटमेंट कहेंगे, मैंने कहा जो भी है भाजपा के हमें पूरा समर्थन मिला है और हमें एमएलए बने हैं, लोगों का प्यार मिला है, तो ऐसा कभी नहीं हमने कहा। तो अब वो उनको लगा कि भाई यहाँ कोई रिगिंग हो गई है। तो मैं जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहा हूँ, डेमोक्रेसी की, तो इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने अप्रोच करी कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट ने ICI को कहा कि जाओ भैया ये क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा ये चाहते हैं कि इनका कहना है कि भाई साहब हम वोट A को डालते हैं, वोट B को चला जाता है, B को डालते हैं, C को चला जाता है। तो उन्होंने कहा जाइए इनको सेटिस्फाई कीजिए। तो कल वो डेट थी, तो इन्होंने 3 जो है पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए और तीनों के तीनों पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वो रीवेरिफिकेशन हुई। उसमें जो है EVMs लाई गई जो पैक थी, जो जिस पोलिंग स्टेशन की EVM ये चाहते थे वो लाई। पहले 12 नंबर पोलिंग स्टेशन की चेक हुई और उसका अगर आप देखेंगे तकरीबन मनकोटिया साहब आप आगे बढ़े, एक पोलिंग स्टेशन की अगर बात करें तो कितनी EVMs वहाँ पे यूज़ होती होंगी? क्योंकि आप इस प्रोसेस को बारीकी से जानते हैं आप, क्योंकि नहीं जिसमें ज़्यादा वोट होते हैं कई बार 2 होती है, नहीं तो एक ही होती है। तो जैसा आपको मैं अलग से दिखाऊंगा, ये 12 नंबर पोलिंग स्टेशन है। जी। ये इसमें देखें कि इसमें जो वोट उनके लोग आए थे, उन्होंने वोट डाले
खुद डाले, चेक किया कि जो वोट हम ए को डालते हैं क्या ए को पड़ता है कि बी तो नहीं जाता वो तो कह रहे थे कि आपके लोगों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, जो वहाँ पे इलेक्टोरल ऑफिसर थे वो मिले हुए थे डीईओ शायद से। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ए को वोट डालते थे वो, और ए को जाता है कि नहीं जाता है, वो उन्होंने अपना, उन्हीं की टीम बैठी थी और वही कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। ये 666 कैंडिडेट वन आप थे? ठीक, हाँ, नहीं कैंडिडेट मेरा नाम, सिग्नेचर मेरा लिखा होगा विनर कैंडिडेट का, ओके, ऊपर वाला उनका सिग्नेचर है। यानी कि जो प्रक्रिया हुई इस पोलिंग स्टेशन 12 पे जो काउंटिंग चाहते थे उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने साइन किए कि बिल्कुल ओके है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, जितने वोट डाले उतने ही आए, वीवीपैट जितनी बनी उतनी ही काउंट भी हुई, और जिस ए को डाले तो ए को ही आया, भी कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई। तो उन्होंने सिग्नेचर किए हैं, भाई साहब के सिग्नेचर हैं ना, उनके ऊपर वाले हैं, ये सिग्नेचर है, और कितने वोट पड़े हैं सारा ही रिकॉर्ड है। तो ये स्क्रीन पे भी मैं बोलूँगा अपने जो एडिटर हैं वो चला देंगे इसको इसी पेज। हाँ, ये आपके पास रहेगा। फिर इसके बाद कहते हैं जी 6 नंबर स्टेशन है, हमने इसकी काउंटिंग, इसकी भी काउंटिंग सॉरी इसकी भी रीवेरिफिकेशन करनी है। इसके ऊपर भी आप देखते हैं कि वो उन्होंने किया, कोई प्रशासन ने नहीं किया, हमने नहीं किया, उनके बंदे बैठे थे, वोट डाल रहे थे, चेक कर रहे थे कि ए को डाला ए को गया, सी को डाला सी को गया, डी को डाला डी को, फिर उसके बाद भी कोई इसमें गलती नहीं पाई गई। ये बलवंत जी आपका कैंडिडेट सीरियल नंबर 1 था ना? मेरा सेकंड पे है, मेरा विनर कैंडिडेट है ना नीचे। नहीं, ये जो सीरियल नंबर ये बता रहे हैं यहाँ पे 1, इसमें कैंडिडेट, मतलब इसमें कैंडिडेट कोई नहीं है, इसमें उन्होंने, मतलब समझ गया ना, इसमें ओरिजिनल कैंडिडेट ने जस्ट वो ट्रायल करेंगे, वो अपने लेवल पे करेंगे, ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, तो उन्होंने वोट डाले, उन्होंने अपने लेवल पे चेक किया कि अगर ए को, समझ गए ना, ये ओरिजिनल कैंडिडेट नहीं थे, ये जस्ट ट्रायल था, और ए को वोट जाता है, उन्होंने चेक करना था, 100% किया, और उसमें फिर उन्होंने साइन किया। क्या इस प्रोसेस में उन्होंने जो वोट्स उस टाइम पोल हुए थे वो चेक किए? ना, पिछली चेकिंग नहीं थी, उन्होंने किया कि अभी ये डालेंगे तो क्या ए को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फ्रेश वोट डलने थे, फ्रेश ट्रायल होना था, और फ्रेश में उन्होंने देखना था कि जिसको वोट डलता है तो क्या उसी को जाता है कि नहीं जाता। अक्सर चर्चा देश के अंदर क्या चलाई जा रही है, जनाब कांग्रेस को वोट डालो तो जाता बीजेपी को है। ये कंफ्यूजन लोगों में थी, मेरा तभी ये सवाल पूछने का था, क्या पुराने वोट गिने गए? नहीं, पुराने नहीं गिने गए, पुराने उनको जो कह रहे हैं मैंने रिकाउंटिंग कराई, रिकाउंटिंग नहीं थी, ये था कि मशीनों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, हम वोट ए को डालते हैं तो ए को ही जाता है या बी को जा रहा है। उनका कहना था कि वोट मुझे पड़े तो इसको चले गए, तो वही मशीनें उनके कहने के ईवीएम्स लाई गई, जिन पे उनको शक था उसी में वोट उन्होंने करे, और जिसको करे उसी को आए। वो तीन ईवीएम मशीन्स का कुछ हवाला दे रहे थे मीडिया में, उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं। ये आता है फिर एक, ये 6 और 12, फिर एक पोलिंग स्टेशन उन्होंने 3 पे कहा था कि वहाँ, तो 3 पे क्या करते हैं कि वहाँ पे जो ईवीएम आती है तो उसमें क्लॉक एरर आता है, क्लॉक एरर, ओके। मैं 2 घंटे लेट गया, तो वहाँ पे इन्होंने गुंडागर्दी, मतलब जो जैसे करते हैं वहाँ हुल्ला हल्ला स्टार्ट कर दिया। उसके बाद नहीं जी इसको हटाओ, दूसरी मशीन लगाओ, दूसरी हटाई, उसको भी हटाओ, तीसरी लाओ, फिर उन्होंने चौथी खुद मंगवाई, और मतलब प्रेशराइज करके इंजीनियर्स तो कंपनी के थे, पूरे तरीके से गुंडागर्दी की, अंदर जाके हल्ला गुल्ला किया, और जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग, और जिसकी शिकायत हम ये CI को करने वाले हैं कि इस तरीके के कैंडिडेट को डीबार करना चाहिए। तो उन्होंने जो करना था किया, ज़बरदस्ती उनसे 3 मशीनें वापस करवाई, और फिर चौथी पे उन्होंने कहा जी आप 2 नंबर पोलिंग स्टेशन की लाओ। ये 2 नंबर की लाई, तो उसमें भी जब मैं पहुंच गया था, फिर मैंने आते ही मैंने कहा, क्योंकि सारा रिकॉर्ड हो रहा था, मैंने कहा भैया मैंने सुना कि यहाँ कोई बड़ा मतलब प्रेशराइज करके काम करवाया जा रहा है, कोई आदमी अंडर प्रेशर ना करेगा ना करवाएगा, जो जायज़ है वही होगा। उसके बाद नॉर्मली चला, और ये उस जो 2 नंबर वाला पोलिंग स्टेशन मंगाया उसकी उन्होंने खुद किया, और फिर सेटिस्फैक्ट्री का उन्होंने अपने साइन किए। ये आपके साइन उनके, मैं बताता हूँ कौन से हैं, ये बताता हूँ, दिखाओ मुझे एक पेज। ये ऊपर वाले, ये वाले उनके सिग्नेचर है, ये ऊपर वाले जो नीचे वाले मेरे हैं, तो बाकी यहाँ कैंडिडेट्स दूसरे हैं। तो सभी ने तीनों के तीनों जो पोलिंग स्टेशन की डिमांड थी, जो उनकी डिमांड थी, उसके मुताबिक वहाँ पे पूरी रिवेरिफिकेशन हुई, और पूरे वोट डाले, जितने वोट डाले उतने काउंट किए बराबर थे, और जिसको डाले उसी को गए बराबर थे, चाहे नोटा को डाले चाहे दूसरे, सभी बराबर थे। तो एक भी वोट में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन बाहर आके शोर करते हैं कि वोट चोर है, जैसे आपने कहा, ईवीएम खराब हैं। उसके बाद भैया आपने ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके उनके साइन लिए कि ये 3 ईवीएम खराब हैं, और उसकी शिकायत हम उसको करेंगे, क्योंकि वो सारी रिकॉर्डिंग है। आप अंदर भी गुंडागर्दी की, जब मैं गया तो उसके बाद शांत हो गए। तो वो शोर डालेंगे जनाब हमने मशीन एक निकाली, उसमें भी खराबी थी, दूसरी निकाली वो उसमें भी खराबी थी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती उनके ऊपर प्रेशर बना के उन मशीन को नॉन फंक्शनल घोषित करके, और उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश। हम जो देख रहे हैं वो एक सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं हर जगह, उसी को दिखा रहे हैं जाके कि ये 3 देखो जी हमें जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो वो गलत है क्या? वो तो सही, ये बिल्कुल इन्होंने नॉन फंक्शनल ये वाला दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला नहीं दिखाते कि जो फंक्शनल, जो ये देखो
उसमें लिखा ना 2-3 नॉन फंक्शनल, एक तो ये वाला नहीं दिखाते कि इसमें एक ही मशीन आती है और इसमें पूरा पास लिखा आता है फंक्शनल। अच्छा, ये अलग अलग है ना, तीनों पोलिंग स्टेशन का अलग अलग है। अच्छा, ये एक पोलिंग स्टेशन की पहले 6 और 12 की, देखो इसमें भी एक ही है, इसका किसी को नहीं दिखाते, एक ही मशीन लाई और चल पड़ी। और जब मैं आया, अगर मैं नहीं आता तो वहाँ उन्होंने इंजीनियर को दबा के रखा था और उन्होंने फिर यहाँ भी ये करना था कि ये भी मशीन खराब है, वो भी खराब है, बंद करो इसको, मतलब उसको रेड फ्लैग लगाओ और इसको, ठीक है ना, नॉन फंक्शनल घोषित। अगर ये नॉन जबरदस्ती फंक्शनल अगर अभी उसमें भी कुछ नहीं होता। उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर किसी मशीन में एरर आता है तो टेक्निकल एरर है तो कैंडिडेट दूसरी ईवीएम को बुला के चेक कर सकते हैं। वैसे भी आपने पुराने वोट्स तो चेक नहीं करने, आपने दोबारा से वोट उसमें डाल के तो दोबारा जो हम वोट डालते हैं, जो हम वोट इस ईवीएम में डालते हैं वही आते हैं या कोई दूसरे को आते हैं। और इसमें भी कोई गलत नहीं है। हो सकता है अगर उस समय जब इलेक्शन का प्रोसेस होता है उस समय भी कोई ऐसे डिसफंक्शनल मशीन्स हैं वो रिप्लेस होती होंगी। बहुत से स्टेशन, इट इज नॉट नेसेसरी कि वही मशीन पे कैसे वोट डालेंगे। बिल्कुल बहुत से स्टेशन पे आप देखते हैं कि मशीन रुक गई है, फिर दूसरी मशीन लाई जाती है, दूसरी ईवीएम दी जाती है। तो वो कोई इशू नहीं है। इशू ये था कि हम वोट डालते हैं, ए को जाता है बी को, उसमें 100% इनको सेटिस्फेक्शन दी है, सेटिस्फाई होके आए हैं, तभी उन्होंने साइन किए हैं उसके ऊपर के जो वोट हमने डाले, जिसको डाले उसको गए, और कोई एक भी वोट जो इधर उधर नहीं हुआ, तीनों की तीनों मशीनों के ऊपर, और तीनों में ही चाहते थे ये काउंटिंग, तो तीनों में हुआ। और उसके बाद बाहर कहते हैं वोट चोर हैं, गद्दी चोर हैं, डेमोक्रेसी का, मोदी जी हम का। एक चीज़ देख रहे हैं बलवंत साहब, आप 35 साल से पॉलिटिक्स में, आपने बताया हमें, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और अभी भी हैं और पहले भी रह चुके हैं कई बार, और अलग अलग सरकारों के साथ आपने काम भी किया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आपने काम भी किया, और आपके बाकी राजनेताओं के साथ भी अच्छे एक रिलेशंस हैं हम जब देखते हैं आपको। एक चीज़ मुझे लिहाजे की मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, जो हम आजकल देख रहे हैं अभी, जैसे हम बात करें जो डोडा से एमएलए थे उनकी बात करें, उन्होंने जाके सीधा एक पर्सनल कमेंट, जो एक पर्सनल अटैक किया एक ऑफिसर पे। दूसरी हम बात करें इसमें भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, कल का जो इंटरव्यूज़ देख रहे हैं हम, जो आपके विरोधी थे उनकी, वो ज़्यादा फोकस, आपसे भी ज़्यादा फोकस मुझे डीईओ जो है वहाँ के उन पे लग रहा था। मतलब ये लिहाजा जो है पर्सनल अटैक्स का, क्योंकि हमने जो बड़े राजनेता हमने अपने टाइम में देखे, काफ़ी जो देखे, कितने बड़े बड़े, जो एक लिहाजा होता है एक पॉलिटिशियन का, या एक इंसान का भी लिहाजा होता है, अगर अपनी बात रखनी है, कोई सलूक, एक तरीका होता है बात रखने का। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप भी बात रख रहे हैं अपनी, आप भी जो है हर चीज़ जो है वो बता रहे हैं उसके बारे में, लेकिन एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का लिहाजा होता है, वो मिसिंग लग रहा है कहीं ना कहीं आज के टाइम पे। क्या चेंज हो रहा है क्या आस्ता आस्ता, या कुछ लोग आशीष जी जो मेरे पॉलिटिकल गुरु थे, मुझे उन्होंने बताया था कि जैसे उन्होंने एग्जांपल दी कि डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है और लंबा समय हो जाता है, पेशेंट कई बार मेंटली सिक हो जाता है, सिचुएशन हो जाती है, 2-3 साल से वो रिकवर नहीं हो रहा है, पोजीशन डेटेरिएट होती है, और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वो डॉक्टर उसके पास जाता है और पेशेंट उसको थप्पड़ मार देता है। एग्जाम्पल दी, मगर डॉक्टर के मन में कभी नहीं आता, उसके मन में आ गया कि थप्पड़ मार दूं, लेकिन डॉक्टर के मन में कभी नहीं आया कि मैं इसको वो पॉइजन वाला इंजेक्शन दे दे कि इसको मार दूं। वो कहता नहीं, मैंने इसको बचाना है। तो उन्होंने कहा आप समाज के डॉक्टर हैं, आपके साथ आपको लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपका मकसद ये नहीं, आपने उनको बचाना है, आपने उनको संभालना है, आपने उनको, मतलब गलत दिशा में भी है तो सही दिशा, समझ गए ना, कि हमारे अटैक भी करेगा, कोई गलत भी बोलेगा तो हमारा जिम्मा बनता है कि उसके अंदर क्यों ऐसा चल रहा है, वो क्यों हमारे लिए नाराज़ है। तो अभी तो सिस्टम ये है कि आज की दिक्कत यह है कि हम अपना काम कम, तो सबसे बड़ा है कि आज एक पूरा ट्रेंड चला है कि व्यूज़ कहाँ से मिलते हैं, कमेंट्स कहाँ से मिलते हैं, कौन सी भाषा वायरल होती है, कौन सी वीडियो कैसे वायरल होती है, जाके हम कौन से ठेकेदार का काम उखाड़ें और उसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। काम उसका उखाड़ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना, वो जेई की है। जेई नहीं करता है तो जेई को जिम्मे अकाउंटेबल एमएलए बना सकता है, एक्शन को बना सकता है। तो हम मीडिया पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरीके के स्टंट करते हैं ताकि लोगों को लगे, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात यह है कि मैंने कहा जब पहली बार चुनाव लड़ा तो मैंने कोई नहीं, मतलब कोई भी मुझे पैसा मतलब खर्च ही नहीं करना पड़ा लोगों को। फॉर एग्जाम्पल कोई पैसा मैंने नहीं खर्च किया, अगर मैं अपनी या किसी की बात, ये शायद कनेक्ट था लोगों के साथ जो एक नहीं किया। लेकिन जिस आदमी ने मेरे लिए फ्री गाड़ी लगाई, ठीक है, जिस आदमी ने मेरे लिए मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाला, कल वो मेरे पास कोई काम लेके आता है तो मुझे आउट ऑफ वे उसका काम करना है कि नहीं करना है कि नहीं करना है। हम फिर कोई दुनिया का कोई पॉलिटिशियन ये नहीं कह सकता मैं 100% ऑनेस्ट हूँ। ऑनेस्टी डजंट मीन कि आप कैश लेन देन है। जिस ठेकेदार ने आपकी गाड़ी में तेल डाल दिया तो उस ठेकेदार की जो टेंडर है, आजकल तो चलो ऑनलाइन है, उस वक्त है तो उसको आपको
फ़ोन करना पड़ेगा, वो कहेगा भाई साहब मेरा फ़ोन कर देना एक्शन साहब को, तो आप कैसे ना करेंगे। तो इस तरीके का जो लोग ये ट्रेंड दिखाते हैं कि मैं सबसे ऑनेस्ट हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। ऑनेस्ट मतलब नहीं है कि आप एक आदमी 10 लोगों की लाइन लगी है, एमएलए का बंदा जाएगा लाइन पे आगे का, तो ये डिसऑनेस्टी नहीं है क्या? ये डिसऑनेस्टी नहीं है कि सारी दुनिया लाइन पे लगी है तो तुम्हारा बंदा कैसे जाएगा? तो बाकी का काम 2 दिन में होगा, तुम्हारे बंदे का 1 दिन में हो जाएगा, तो डिसऑनेस्टी नहीं है, ये पार्ट ऑफ करप्शन नहीं है। तो इसलिए फिर क्या होता है, जब मेरा लाइन तोड़ के जागता है तो दूसरा क्या करता है, 10 रुपये देता है उसका, इसका मेरा भी काम कर दे, वो पैसे दे के वो भी लाइन तोड़ के आगे चला जाता है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो इस तरीके की मीडिया पब्लिसिटी स्टंट जब लेते हैं, ये लॉन्ग रन में नहीं चलता। और इंडिविजुअल जो लीडर इंडिविजुअल अटैक करता है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है, सभी में कोई ना कोई कमी है, सभी में कोई ना कोई, किसी में बड़ी ज़्यादा है, किसी में कम है। और ये लेकिन जब कोई नेता और कोई व्यक्ति अपने आप को ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि दुनिया का सबसे महान आदमी मैं हूँ, दुनिया का सबसे पवित्र आदमी मैं हूँ, दुनिया का सबसे शुद्ध आदमी मैं हूँ, तो समझो आज भी नहीं तो कल भी गई, वो तो समझो गया। बलवंत जी, जो मेरा ठीक है, जो गलत है उसका जिम्मेदारी, बिल्कुल जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये कहूँगा मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी और बाकी सारे चोर हैं, ये नहीं हो सकता ना। ये कैसे? उनको जो गलत है उसको समझाना मेरी जिम्मेदारी है, उसको अकाउंटेबल बनाना। लेकिन मैं कहूँगा ये मैं मतलब सारे ही मतलब गड़बड़ हैं, मैं ही ठीक हूँ, तो वो नहीं चलता है। मैं देखता हूँ इतने पर्सनल अटैक हुए पिछले, अगर हम कई सालों की बात करें ना, पिछले 2-3 सालों से तो रेगुलरली जब से मैं देख रहा हूँ, आपने भाजपा ज्वाइन की, उससे पहले जब आम आदमी पार्टी थी, या जब आपने पैंथर्स पार्टी छोड़ी, जब से ये सारा जो है बड़े पर्सनल अटैक भी हुए आपके ऊपर। हमने देखा किस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू कभी कभी तो मतलब अटैक्स ऐसे थे, मतलब वो शायद एक सभ्य समाज में रहने वाला इंसान जो है उसको जो है सोच भी ना सके उसके बारे में, लेकिन वैसी वैसी भाषाएं यूज़ की गई, मीम्स की तरह जो है चीज़ों को यूज़ किया गया। मैं मेरे को अच्छा नहीं लगता मैं आपको उस चीज़ से एड्रेस करूं जो नाम उन्होंने आपका लिया, जबकि वो एक प्रोफेशन है जो एक अच्छा है, किसी कोई गलत नहीं है। लेकिन किस तरह से एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक लोक नेता, राजनेता, एक लोगों का जो नायक होता है, नेता होता है, जो आप भी एक, जो आपके अपोजिशन में है वो भी एक लोक नेता, एक राजनेता है, लेकिन गुस्सा नहीं आया कभी आपको इस चीज़ के ऊपर जो पर्सनल अटैक हुए, कि किस तरह से यार ये चीज़ें, मतलब कभी साथ में थे, कजन्स भी हैं आप, मेरे को लगता है बड़े भाई हैं आपके, वो कभी आपको गुस्सा नहीं आया इस चीज़ के ऊपर कि ये क्या, मतलब शुड आई, मैं डिज़र्व करता हूँ क्या ये चीज़ें जो मेरे पे हो रही हैं इस टाइम? मतलब कहेंगे अगर आया भी होगा तो बड़ा मतलब उसको जब मतलब कंट्रोल वाला था। लेकिन एक बार गुस्सा आ गया। अभी पिछले दिनों कहीं मीडिया को दे रहे थे कोई इंटरव्यू, तो कहते जो मोदी इसका बाप लगता है उसको भी बता दे जाके, मतलब मोदी जी को मेरा बाप मतलब का दर्जा दे के। उस दिन डेफिनेटली कि मेरी माता जी इस दुनिया में बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिंदा हैं। 93 की एज है उनकी, मोदी जी की एज 75 की है। और मेरी माता जी को इस एज में मेरी वजह से ये सुनना पड़े कि तेरा हस्बैंड कौन है, और मेरे पिताजी की डेथ हो गई है। और उस दिन तो मुझे लगा कि अब मुझे ज़रूर इसका जवाब देना है, और उसका जवाब मैं दूंगा। मैं इसका ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से जवाब दूंगा, जाऊंगा वहाँ, मैं न्याय मांगूंगा कि ये किस भाषा का उपयोग किया गया है, कैसे किया गया इस बंदे ने, और वो जो मेरा नाम दूसरा ने डाला उसके लिए भी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ कि भैया क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत क्या है, और साबित करो, मतलब क्यों, मतलब किसको बोलते हो, अगर मेरे को बोलते हो क्यों बोलते हो, ठीक है ना। मेरी इमेज आप अपने बोलने का मसला नहीं है, आप किस अंदाज से बोलते हो, किस नज़रिए से बोलते हो। जिस नज़रिए से आप बोलते हो उस नज़रिए से लगता है कि दर्जी जो होता है वो दुनिया में सबसे घटिया काम दर्जी का है, जिस नज़रिए से आप लोगों को बताते हो। तो ये आप बोलना और किस एटीट्यूड में बोलना वो मैटर करता है। वो सारी चीज़ें अब मैंने फैसला किया है, उन सारी चीज़ों का जवाब इनसे लिया जाएगा और न्यायपालिका के माध्यम से लिया जाएगा। और भी कुछ चीज़ें उस सभी के ऊपर काम चल रहा है। आपने पॉलिटिकल गुरु की बात की, आप बताना चाहेंगे आपके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? भीम सिंह जी मेरे पॉलिटिकल गुरु थे। जब आप भीम सिंह जी आपके पॉलिटिकल गुरु हैं, हमने देखा पिछले कुछ दिनों में और पिछले कई देर से आप पे ना बार बार ये कटाश मारा जाता है कि भीम सिंह जी को इन्होंने जी निरादर किया, उनको नाराज़ किया। वो कल तो मैं ये सुन रहा था एक इंटरव्यू में ये बोल रहे थे भीम सिंह जी तो इनके पाँव पड़ गए जी, भीम सिंह आपके पाँव पड़े थे क्या कि बीजेपी में मत जाओ, कुछ ऐसा हुआ था क्या? देखो आज उनकी बात का कौन विश्वास करता है, कोई बात का तुक्का होता ही नहीं है, किसी बात का मतलब भरोसे 1% भी भरोसा करना आज लोग करते ही नहीं है भरोसा, हर चीज़ में झूठ। उन्होंने हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करी थी। चीफ इंजीनियर के दफ्तर में वो कहीं किसी सड़क ठीक कराना है तो वहाँ जाके आप रिकॉर्डिंग करते हो। डिप काम के दफ्तर में आपने 2 बातें करनी है वो रिकॉर्ड करते हो।
आप किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास जाते पूरी रिकॉर्डिंग करते हो, तो उनकी भी ये भी रिकॉर्डिंग होगी ना मेरे पाँव। अगर उन्होंने देखा तो डेफिनेटली उन्होंने तो रिकॉर्डिंग तो छोड़ते नहीं है, तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग की होगी उन्होंने। तो रिकॉर्डिंग अगर है तो बताएं मुझे कि कब ऐसा हुआ, कब सिचुएशन हुई। ठीक है, मेरा उनका एक मतलब चेला गुरु का रिलेशन था, हमारी बहुत सी बातें गहराई में भी होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था, एडवाइस किया होगा उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने मुझे बड़ी बार कहा कि आपको मतलब पार्टी में आना है। मैंने उनको कहा सर आपको पार्टी के फाउंडर हैं आप, हैं आप रिलेशन में भी कुछ बड़ा क्लोज रिलेशन में हैं, फाउंडर भी हैं, और वैसे भी दुनिया आपको मानती है। आपको अगर पार्टी से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है तो मैं कितनी देर सर्वाइव करूंगा। आपने तो दुनिया देखी है, आपके आगे तो बड़े बड़े मुख्यमंत्री मतलब नज़र मिला के बात नहीं करते। मेरे जैसे बंदे का तो यहाँ कोई दूसरा बंदा है ही नहीं, कोई मेरा कोई अप्रोच भी नहीं है, तो मुझे तो उठा के किस दिन बाहर फेंक देना है। तो उन्होंने इस चीज़ को माना। मैंने कहा मुझे बताइए, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ ऐसे बंदों के साथ, मुझे चलने देंगे ये, चलें आप बताओ, अगर आप कहते हैं चलने देंगे, मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा अपना, सारी लाइफ मैं आपके लिए कर दूंगा, क्या ये लोग मुझे चलने देंगे? और ऐसे नहीं है ये बताते हैं इसके बाद 32 पर्चे लगे हैं, FIRs लगी हैं। इनको पूछना ज़रा कभी मौका मिलेगा, पहली FIR कहाँ लगी, किस चीज़ की लगी। मैं MLA था और एक हमारे रिलेशन में हमारी भांजी थी, मेरे नानकी की ओर से थे, इनके घर की थी, इनके चाचा की बेटी थी रेल। और शायद याद होगा मीरा साहब में उसका मर्डर हो गया था। ओके। और जिस दिन मर्डर हुआ तो हम वहाँ उनके घर में चले गए, और उसके घर में चले गए तो वहाँ मेरे ऊपर FIR डाल दी गई, क्योंकि मर्डर हुआ था। वो तो खैर केस चला, उसको आजीवन कारावास हुआ उस लड़के को जिसने, उसका हस्बैंड था। लेकिन मेरे ऊपर भी उन्होंने पर्चा डाल दिया कि हुआ क्या कि कुछ लोग इकट्ठे हुए कि जो भाई जैसे गुस्सा होता है कि दहेज जला दो जी, ठीक है ना। कुछ लोग हुए इकट्ठे जो थे, तो उसमें से कुछ मेरे ख्याल में शायद उन्होंने कोई, उनको कोई दहेज, तो किसको पता था कि कौन सा दहेज है, बड़ा जमघट था, तो किसी ने शायद भीड़ में ऐसा करने की कोशिश की होगी। तो मेरे पर पर्चा लग गया कि जनाब ने अगजनी की है, आपने उनके घर को जलाया है। लेकिन कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। पर पर्चा कब लगा, जब वो सरकार में मंत्री थे, उनकी सरकार में मेरे MLA होते वो मेरे पर पर्चा लगा। और मैं किसके लिए फाइट कर रहा था, उनके घर के लिए, और वो छुपे थे। तो वो उन पर्चों की बार बात कर, इसके ऊपर इतने पर्चे, और बीजेपी में जाकर तो मतलब तो वो पर्चे, वो मेरे बीजेपी के आने से कई साल पहले ही उसमें कोर्ट में मुझे बरी कर दिया था। और जो भी थे मैक्सिमम बरी हो गया था मैं। एक का था जिसमें लगभग कोरोना में हमारे FIR मेरे पे लगी। तो मैंने कोरोना में जब लोगों को बड़ा बंदी बनाया, तो बंदिश डाल दी, तारें लगा दी, तो लोग घर से बाहर नहीं जा रहे थे। मैंने कहा इसमें कोई कोरोना केसेस नहीं आ रहे हमारे इस 2-3 महलों में उधमपुर में, तो आप तार हटा दीजिए। इन्होंने कहा शाम को हटाएंगे, शाम को भी नहीं हटाई, दूसरे दिन भी 3-4 दिन लगा दिए, जबकि केस कोई नहीं आ रहा था। तो हम गए, तारें उखाड़ के हमने निकाल दी, लोगों को बाहर निकाल दिया। तो उसके ऊपर FIR लगी। FIR लगने के बाद जब जिस तहसीलदार ने लगाई थी, तो उसको जब मैंने बैठाया, तो मैंने कहा भैया सच बता के मैं गलत था या ठीक था। कहते मुझे प्रशासनिक प्रेशर था, तो इसलिए मैंने मजबूरी में लगाई। लेकिन उसने उसके बाद थाने में जाके रिटर्न में दे दिया कि मैं मजबूरी में लगाया था, लेकिन मुझे पर्सनली ना तो मैंने देखा इनको उखाड़ते वक्त, और ना इनका कोई कसूर है, और वो बात ख़त्म हो गई। वो तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बीजेपी में गया और ज़बरदस्ती। जब उसका ज़मीर, मैंने तहसीलदार को बोला तेरा ज़मीर मानता है कि मैंने क्राइम किया तो लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तूने भी कल हिसाब देना है, तूने भी इस दुनिया में मतलब हर आदमी ने कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई ना कोई किसी को हिसाब तो देना है। तो उसने कहा मेरे से गलत हुआ है और मैं इसको उसने विड्रा कर लिया। तो ऐसे तो कहते जी आप बीजेपी में जाके धुल गए हो, तो मतलब हर चीज़ बीजेपी में जाके हो जाती है। तो आपने भी तो बड़ी कोशिश की तो यहाँ पे धुलने की, लेकिन आपको लिया नहीं, बड़ी ट्राई। अच्छा, ये भी बीजेपी पूरी ट्राई, हर तरीके से ट्राई की है, लेकिन किसी ने अंदर नहीं घुसने दिया। ऐसे लोगों को कौन। अच्छा, एक इंसिडेंट हो रहा है, एक इंसिडेंट है जब आपने पैंथर पार्टी छोड़ी तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, फिर आम आदमी पार्टी से आप आए, भाजपा में आप आए, पीछे आपके जो है आम आदमी पार्टी, आपके जो विरोधी हैं उन्होंने भी ज्वाइन की, फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने भी कोशिश की भाजपा में आने की। एक तो वो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि क्या आपका रीज़न क्या रहा आम आदमी पार्टी से बीजेपी आने का, मतलब क्या डिफरेंस, क्या आपको लगा कि उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि बलवंत सिंह का गला कैसा काटा जाए, इसको दुनिया से कैसे नेस्ता नबूद किया जाए, वह एक पॉइंट है। अब मुझे बताओ कि मैंने जब पार्टी छोड़ी 1 साल तक मैं अगर मेरा प्लान होता डैमेज करना, मैं आता और दूसरे दिन ज्वाइन करता। तो मैंने पहले प्लान किया, जिस दिन भीम सिंह जी को निकाला लगभग मैंने उस दिन प्लान कर दिया कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि मतलब पॉसिबल ही नहीं ना इनके साथ चलना नहीं।
तो उसके बाद पार्टी छोड़ी। फिर भी मैंने सोचा यार चलो जो भी है इसको परिवार है चलाएंगे, लेकिन उस एक साल में भी जितना तंग कर सकते थे, जो आटी वाटी की वो जो सिस्टम है कंप्लेन है वो उनका चलता है, तो जितना कर सकते तो किया। मैंने बार बार समझाया इनको कि मुझे आप प्रेशराइज़ करके नहीं ले सकते, प्यार से हम अपनी जान देने वाले लोग हैं, लेकिन आप बाकी लोगों को तो आपने डराया होगा, हम डरने वाले नहीं हैं। तो मैं इसके ऊपर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं एक साल में हमारे कुछ साथियों ने अमित शाह जी के साथ टाइम लिया तो हम नहीं जा पाए। दूसरी बार नहीं जा, तीसरी बार उन्होंने कहा यार, तो मैं गया। तब बाहर आके जब मैंने पूछा कि भैया मसला क्या है, जब चुनाव अगर लड़ाना है तो क्या प्लानिंग है, तो यार अलग अलग कारणों से आया कि आपको चुनाव तो चनैनी से लड़ाना है। तो मैंने कहा भैया मैं घर में लड़ाई नहीं चाहूँगा, मुझे कोई डर नहीं था इनसे, लेकिन मैं लड़ाई नहीं घर में चाहूँगा। तो मैंने क्या किया, फैसला कर लिया कि मैं उधर चला जाऊँगा। देखो मैंने अपना कैरियर कितना दाव पे लगा दिया। मतलब आपने कहा कि मैं चनैनी से लड़ूंगा तब? उनका था बीजेपी का, तब भी था जब पहली बार मैं मिला तो मैंने बीजेपी के लोगों से पूछा कि मुझे चुनाव कहाँ से लड़ाना है। उन्होंने कहा भैया कमिटमेंट यहाँ भी होगी, लेकिन चुनाव तेरे को चनैनी से लड़ाना है। ये वहाँ के वर्कर्स जो थे बीजेपी के, जो इंटरनल रिपोर्ट थी बीजेपी, ओके, वो आपको चनैनी से शुरू से लड़ाना चाहते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने घर में लड़ाई नहीं करनी है। मैंने अपना कैरियर दाव पे लगाया। अमित शाह जी से मिलने के बाद मैं आम में चला गया। तो काम तो हम करते हैं, लोग हमें थोड़ा चाहते भी हैं। तो कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर एक चर्चा बन गई, इधर रैली उधर रैली, दुनिया सड़कों पे आ गई। तो वह चर्चा चल पड़ी कि बलवंत सिंह आने वाला मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। ये इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने सोचा ये कल का बंदा मुख्यमंत्री बन गया तो मैं रह गया। इन्होंने हमारी शाल ऊपर से तो सीधा दिल्ली से ज्वाइन कर दिया। जिस दिन ज्वाइन कर दिया तो मैंने शाम को मैसेज कर दिया कि मैं पार्टी में नहीं रहने वाला हूँ। तो मुझे जो उनके हेड थे उनका मैसेज आता है, क्या बात है। मैंने कहा भाई साहब अगर इकट्ठे ही रहना होता तो पुरानी अपनी पार्टी माड़ी में रहते, आपके साथ इकट्ठे क्यों रहना है, मैं उनके साथ रहना ही नहीं है। तो आप उनको रखो, आप उनको चलाओ। तो जिस दिन मैं बाहर आया उस दिन आम आदमी का चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि एक सिस्टम होता है, हर आदमी का एक अपना फॉलोअर्स होते हैं। तो मैं नहीं कहता कि मेरी वजह से आए, लेकिन मैं बाहर आया तो उसके बाद आम आदमी का क्या हुआ, तो उसके बाद मैं यहाँ आ गया और मेरे पास ऑप्शन फिर यही था, तो यहाँ आ गया मैं। तो अब उसके बाद पार्टी ने फिर तो चुनाव लड़ाया और मैंने इनडायरेक्टली मैसेज भी किया कि भाई साहब आपकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो खुली है, ठीक है ना, आधी खुली है, सारी रिजर्व नहीं है। तो वहाँ पे मेरी मजबूरी है कि मुझे पार्टी यहाँ टिकट देगी तो मैंने वहीं पे मैंने पार्टी को भी मैंने लास्ट में कहा कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना, मैं संगठन में काम करूँगा। तो उन्होंने कहा यार तू डर जाता है, तो मुझे टॉप लेवल पे मैं ना नहीं लेना चाहता हूँ। वहाँ से कहा कि आपको जाना है। तो मेरे पास फिर ऑप्शन था कि या मैं तो कोई रिवोल्ट करूँ, तो या मैं तो रिवोल्ट में अब सिचुएशन में मैं ना करूँगा तो ना मैं कर सकता था, तो मुझे मानना पड़ा। तो इसलिए मेरा कंपल्शन था वहाँ चुनाव लड़ना। तो पार्टी चाहती थी आपको चनैनी से चुनाव लड़ना, तो मैं नहीं चाहता तो था। जो इल्ज़ाम आप पे ये इलेक्शंस के दौरान लगाए गए कि ये जी उधमपुर से भाग के चनैनी चले गए जी, इनको पता है उधमपुर हमने हार जाना था, तो वो गलत हैं सारे। वो देखो पॉलिटिक्स में कोई क्या कहता है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप उधमपुर में आपके फीडबैक लोगों में है कि अभी मेरी वो पुराना वाला विधानसभा अब 2 क्षेत्र में बटा है, ईस्ट में वेस्ट में। आप जाइए वहाँ के लोगों को पूछिए कि एमएलए पुराना कैसा था आपका, तो शायद 100 में से 80 लोग ठीक ही कहेंगे, 90 लोग ठीक करें। 10% कुछ होते हैं जो अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करनी है तो बात अलग है। तो मुझे लगता है पहला आदमी होगा जो विधानसभा छोड़ के चला गया, 2 ही आज, और वहाँ 90% लोग आपको कहेंगे यार बंदा अच्छा था। अब आप एक सर्वे करवा लें, अगर नहीं होगा 90%, राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अरे संन्यास, अभी आपकी उम्र काफ़ी है, संन्यास आपको शायद कईयों को दिलवाना पड़ेगा अभी, मुझे लग रहा है जिस तरह से हम देख रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि आप और जो आपके भाई हैं जो इस टाइम इल्ज़ाम लगा रहे हैं यहाँ पे, कहीं रिश्तेदारी में कहीं फंक्शन है तो कहीं मिल चुके, कभी आमना सामना होता है ऐसे कभी? क्या बिल्कुल। एक दिन मेरे भांजे को थप्पड़ मार दिया उन्होंने, तो उसकी पोस्ट लाइक क्यों करता है शादी में। एक दिन मैं किसी शादी में बैठा, तो मैं टेबल पे बैठा था, तो शाम का था, तो जैसे मैरिज हॉल में बाहर लॉन होता है और अंदर, तो मैं बैठा था, तो मैंने देखा कि मेरे सामने से आ गए वो, उनके साथ उनकी वाइफ ही थी, तो सामने आ गए और सामने आके ऐसे खड़े हो गए जैसे उनका स्टाइल है। तो कुछ उन्होंने बोला कुछ, और मैं यहाँ बता नहीं सकता क्या बोला। हाँ, वो मतलब मीडिया के और पब्लिक के सामने वो बात बताने वाली नहीं थी। तो उसके बाद बोल बाल के चले गए। तो मैं बैठा रहा और मैंने कोई रिस्पांस दिया नहीं। 10-15 मिनट जो बैठा मैं चला गया। तो उस प्लानिंग में थे कि मैं जाऊँ, इसके साथ बदतमीज़ी करूँ और ये रिएक्ट करे, और फिर मैं ड्रामा करूँ, कपड़े शपड़े फाड़ूँ कि मेरे साथ ये हुआ। अब 2 बंदे आ रहे हैं मेरे साथ, 10-12 मेरे कार्यकर्ता थे।
10-12 पुलिस के साथी थे। अब क्या करना था उन्होंने मेरे को, और मैं अकेला भी इतना कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन मैं मतलब मेरा दिमाग थोड़ा काम करता है ना, समझ गया ना। हाँ, तो सिचुएशन है कि अब लोगों को मैंने कहा भैया अगर उनको बुलाना है मुझे मत बुलाइए, आपका शादी खराब होगी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे बुलाना है तो उनको मत बुलाइए। बलवंत जी, आप पुराने साथी रहे हैं, मतलब पैंथर पार्टी से कजन्स भी हैं, मतलब वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं अपने समय के। एक शिक्षा मंत्री पद होता था जहाँ पे आपको पता है कि एक सभ्य इंसान जो है वही शिक्षा मंत्री, सरकारें जब बनाती थी किसी को तो उसको बनाती थी। सडन चेंज मतलब पहले भी ऐसे ही थे तो मतलब दिखता कम था या थोड़ा सा? देखो मुझे आज भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है। अब उनको दिक्कत है तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरे बहुत से रिलेटिव हैं, उनके साथ चलते हैं। मैं कभी किसी रिलेटिव को आज तक मैसेज नहीं किया क्यों चलते हो, मेरे साथ दिखते हैं, शाम को दाड़ा मार देते हैं कि मैं ये करेंगे वो करेंगे। तो उनको दिक्कत है, मैं उस दिक्कत का इलाज मेरे पास नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा कार्यकर्ता उनके साथ जाए, रिलेटिव उनके साथ जाए, मेरे घर के लोग उनके साथ मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत रहती है, उस दिक्कत का इलाज उन्हीं के पास है, मेरे पास नहीं है। राइट। तो अब हम थोड़ा सा इस मुद्दे से हटके आते हैं वापस से उधमपुर के ऊपर। आपकी जो चनैनी सीट है आपकी, लोगों की भी एक्सपेक्टेशन होती है अपने विधायक के साथ, क्योंकि इस समय हमें देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं विधायक की पावर्स को लेके बड़ा नाखुश भी हैं थोड़ा सा, कि हमारे जो विधायक हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं ज़्यादा कुछ। तो इस समय जब आप चनैनी जाते हो, क्या वाकई में सच्चाई है कि वाकई में इस टाइम एमएलए कुछ कर नहीं पा रहा है, या कहीं वो जो एक सिंक्रोनाइजेशन होती है बिटवीन द? देखिए उसमें क्या है कि उमर साहब ने और जो उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो वादे किए पब्लिक के साथ कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे आपको, 5 लाख नौकरियाँ 5 साल में देंगे, साल में 1 लाख नौकरी उसमें से 1 साल में दे देंगे, सिलेंडर फ्री देंगे आपको, ये जो है राशन फ्री देंगे। तो वादे उन्होंने कर दिए। उनको लगता नहीं था कि मैं वादे करूंगा और सरकार बन जाएगी, क्योंकि पिछले चुनाव हार गए थे वो, तो डिमोरलाइजेशन तो होती है, वो उन्होंने खुद भी माना हुआ है इस चीज़ को। हाँ, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो उन्हें लगा कि कोलिशन पार्टनर बनेंगे, बाद में कहेंगे हमारे पूरी मेजॉरिटी आई नहीं तो इसलिए हम कर नहीं पाए, तो वो मेजॉरिटी मिल गई। अब वो वादे पूरे हो नहीं सकते हैं किसी भी सूरत में। 200 यूनिट बिजली फ्री देना तो संभव ही नहीं है। इतना हमारी लाइबिलिटी अभी जो क्लियर करनी है, डेफिसिट बढ़ा है हमारे पास पावर का अपनी इतनी लाइबिलिटी है जो क्लियर करनी है, सालों से पड़ी है, आज की नहीं है, उनके समय की भी पड़ी है, उनके पिताजी के समय की पड़ी है, उसको नहीं क्लियर पाए तो 200 यूनिट बिजली फ्री कहाँ से देंगे, तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए मुझे जो लगता है पॉलिटिकल एज ए एक्टिविस्ट जो मैं महसूस करता हूँ, वो अपने आप को पूरे तरीके से फेलियर काउंट करना चाहते हैं कि मैं फेल हो गया, और बिकॉज ऑफ था मोदी गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ मुझे स्टेट नहीं मिल रही है, मुझे केंद्र सरकार कुछ करने नहीं दे रही है, जो मुझे लगता है उसकी एग्जांपल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एग्जांपल कोड कर रहा हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैक्सिमम चीज़ें, जैसे उन्होंने कहा कि पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं है, होम डिपार्टमेंट, बाकी तो सारे इनके पास हैं डिपार्टमेंट। उसकी एग्जांपल मैं ये बात इसलिए कही, एग्जांपल दे रहा हूँ उसकी, कि जब भी होता था चुनाव, सरकार बनती थी जम्मू कश्मीर में, तो एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनता था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनता था। और उसमें क्या होता है, जैसे कैबिनेट है, तो कैबिनेट में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कैबिनेट के फैसले लेते हैं, एमएलए नहीं जा सकता। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड है उसमें एमएलए बैठता है, जो आजकल बीडीसी डीडीसी भी मेंबर हैं। तो वो बोर्ड बना नहीं, बोर्ड बना जब बीडीसी वाला डीडीसी वाला, उसमें एमएलए जब बने तो उसका बोर्ड नहीं बना, और उस बोर्ड का मंत्री चेयरमैन होता था। तो आज तक 10 महीनों में वो बोर्ड नहीं बना। वो बोर्ड नहीं बनने की वजह से हमारे विधानसभा में जो एमएलए उस डिस्ट्रिक्ट का है, उसके विधानसभा में सड़क का है, स्कूल अपग्रेडेशन का है, नया सब सेंटर खोलना है, नया फॉरेस्ट का इशू है उसको सेटल करना है, ठीक है ना, वो वहाँ फैसले होते थे। तो 10 महीनों में बोर्ड किसको बनाना था? ये मोदी सरकार को नहीं बनाना था, ये इनको बनाना था। तो वो भी नहीं बनाया। हमने रियासी में भी देखा था जब एमएलए वॉकआउट करके तो कुछ वहाँ पे मसला बना था। ना बोर्ड ही नहीं बनाया, वो तो अलग इशू पे किया होगा। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जिसको बोलते हैं, वो बनाना मतलब एक पास्ट प्रैक्टिस रही है, और उसी के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट के सारे एमएलए बैठ के अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम उसमें करवाते थे। वहाँ मंत्री बैठता था, कई बार मुख्यमंत्री भी उस मीटिंग को लेते थे। तो आज तक वो हुई नहीं है, और बनाया ही नहीं, वो बोर्ड ही नहीं बनाया। बोर्ड नहीं बनाया तो डिस्ट्रिक्ट में काम क्या होगा, विधानसभा में क्या होगा? ठीक है, हमारा CDF है, जो रूटीन में प्लान आता है वो तो हम कर रहे हैं फाइनल, या केंद्र की तरफ से, जैसे मेरे एरिया में बहुत सी अभी सड़कों की स्कीम आई हैं, नए घरों के लिए जियो टैग हुआ है, तो बहुत अलग है। लेकिन जो काम स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए वो कर सकती है, वो भी नहीं कर रही है, इसलिए कि साबित हो जाए कि हम फेल हो गए बिकॉज ऑफ मोदी सरकार, बिकॉज ऑफ केंद्र सरकार हम फेल हो गए हैं। ये वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए मैं जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता के नाते जो सोचता हूँ, मुझे ये लगता है कि वो जानबूझ के अपने आप को फेल कर रहे हैं, क्योंकि उनसे जो कमिटमेंट है कोई पूरी होने वाली है नहीं। उमर साहब की आपने बात की, आपने पहले भी उनके साथ काम किया है, अब भी आप काम कर रहे हैं उनके,
किस तरह का आप उनको देखते हैं? अभी मैं देख रहा था आपके क्षेत्र में भी 2 बार आए, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लॉकेट हुई है नेशनल हाईवे की, उसको लेके। देखो, जिसमें जो चीज़ जायज़ है, शायद इसमें मेरे कोई साथी नाराज हो या कुछ हो, लेकिन मैच्योरिटी आई है उसमें। ओके। जो पहले जब मुख्यमंत्री थे, आज क्या चेंज है, और मैच्योरिटी में बहुत फ़र्क है उस समय और आज समय में। जो चीज़ है तो है। राइट। बीजेपी में आने के बाद से क्या डिफरेंसेस आपको लगे अपनी पॉलिटिक्स के अंदर? यहाँ पे थोड़ी मतलब एक पूरा वो कहते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है प्रॉपर तरीके से। आप पैंथर पार्टी में थे तो वो छोटी पार्टी थी, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहा होगा। तो क्या डिफरेंस आपने महसूस किया अपनी? इसका जवाब मैं एक एग्जांपल से दूंगा कि एक गांव के अंदर एक फैमिली शिफ्ट करती है, और गांव के एंट्री गेट पे एक बुज़ुर्ग खड़े होते हैं, और वो फैमिली जैसे शिफ्ट करी, अपना सामान वान गाड़ी में डाला है, तो एंट्री पॉइंट पे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको पूछते हैं, भैया जी इस गांव के लोग कैसे हैं? तो उन्होंने कहा क्या करना है? उन्होंने कहा जी हम इस गांव में बसना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप किस गांव से आए हो? कहते फलाने गांव से। तो उस गांव के लोग कैसे थे? उन्होंने, जनाब क्या बात करें, इतने बुरे लोग थे, इतने गंदे लोग थे, इतने लड़ाकू लोग थे, उनकी बात ही मत करो। तो उसने कहा भाई साहब यहाँ भी वैसे ही लोग हैं। तो फैमिली चली गई। थोड़ी देर बाद एक और फैमिली वैसे ही आती है, तो वो भी उस बुज़ुर्ग से ये सवाल पूछती है। बुज़ुर्ग सेम रिपीट करते हैं, कहते हैं जिस गांव में बसना है। तो कहते हैं जिस गांव से आए तो वो कैसे थे? तो उन्होंने कहा जनाब बहुत बढ़िया लोग थे। क्या लोग थे? हमारी मजबूरी उस गांव को छोड़ना हो गई, लेकिन लोग बहुत बढ़िया थे। तो उन्होंने कहा इस गांव के लोग भी बहुत बढ़िया हैं। मुझे लग रहा है जो ये अपने 2 एग्जाम्पलें दी हैं ना, जो आपने, एक आपके साथ सूट कर रही है और दूसरी सूट कर रही है जिनको शायद जगह नहीं मिली, जिनको आपने बोला कि कोशिशें बड़ी हुई लेकिन हुआ नहीं। तो दरवाजे पे जो खड़े दरबान थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने शायद से ये चीज़ नोटिस करके मना कर दिया। तो किसी ने पूछा भैया आपने उनको मना कर दिया? उन्होंने कहा भैया ये डिपेंड उस गांव पे नहीं करता, आप कैसे हैं ये डिपेंड करता है। वो उस गांव के लोगों या इस गांव के लोगों पर डिपेंड नहीं करता कि वो लोग कैसे थे, आप कैसे हैं। अगर आप ठीक हैं तो गांव ठीक है, आप ठीक नहीं है तो सारा आपको ठीक नहीं लगेगा। तो इसलिए मुझे कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला, नेता नहीं मिला कि जो मुझे लगता हो कि मेरे विरोध में हो, जब मेरे खिलाफ हो। मुझे सारे मतलब भाइयों जैसा प्यार मिला है। चलो लास्ट में मैं सिर्फ यही पूछूंगा, आप इस बदलते जम्मू कश्मीर को आगे किस तरह से देखते हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं कि कहाँ पे हमारा जो है फ्यूचर लाई करता है आने वाले टाइम में? देखिए, जम्मू कश्मीर जो है, इसमें जिस तरीके की खींचातानी खासकर जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर है, और जम्मू के अंदर जो जिस तरीके से मतलब यूनिटी लोगों ने दिखाई है, एकता दिखाई है, तो जम्मू का जो पलड़ा है वो आस्ता आस्ता जिस तरीके से वो पॉलिटिकल सिस्टम में डेवलपमेंट में मतलब पिछले 70 वर्षों से उसका पलड़ा नीचे रहता था, वो आस्ता आस्ता आप कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम हो जाए, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पलड़ा भारी करने के साथ कश्मीर को नज़रअंदाज केंद्र सरकार कर रही है, उसको भी जो राइट बनता है कश्मीरी लोगों का उसको मिल रहा है। लेकिन जम्मू को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया था उसमें अंतर आ रहा है, और आस्ता आस्ता जम्मू अपनी पहचान बना रहा है। और ये लोगों की जो एक लंबी एक डिमांड भी थी, और आने वाले समय में जम्मू एक बेहतर पोजीशन में होगा। राइट। एक लास्ट मेरा जो एक सवाल था वो रह गया। करंट मुद्दे को लेके हमने महराज मलिक जी को डिस्कस किया, आप उन पे लगे पीएसए को किस तरह से देखते हैं? क्या एक चुने विधायक, एक चुने रिप्रेजेंटेटिव को थोड़ा सा इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए था सरकार को उनके ऊपर? स्ट्रिक्ट की बात नहीं है, मतलब मर्यादा तो मैं कहूँगा कि ब्यूरोक्रेट्स को भी मर्यादा में रहना चाहिए, और पॉलिटिकल चाहे वो जीते हैं या हारे हैं, सभी को मर्यादा में रह के काम करना है, और कानून के दायरे में रह के काम करना है। कानून का उल्लंघन कोई भी करता है, वो जो ब्यूरोक्रेट है, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, चाहे वो मंत्री है, उन अकाउंटेबल तो उसको बनाना चाहिए, कोई भी हो। मैं एक उनकी बात नहीं कहूँ, कानून के दायरे से बाहर जो भी जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई रहनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद बलवंत जी, आपने आज समय दिया। मुझे पता है आप भी इस टाइम लेट हो रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ जो आज का जो एपिसोड था ये पूरा था, काफ़ी मज़ा आया डिस्कशन करके, काफ़ी चीज़ें आपने क्लियर की, काफ़ी जो क्वेश्चंस आप पे किए जा रहे थे उनका भी आपने बखुदा बड़ी अच्छे से जवाब दिया आपने, और हम धन्यवाद करेंगे आपका समय देने के लिए आपका, और कोशिश करेंगे दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, कभी आपके एरिया में आएंगे तो वहाँ आके आपसे जो है वहाँ के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू शीश जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका।